फाइन। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर डेटा पे काम करेंगे। स्ट्रक्चर डेटा मींस अगर डेटा मेरे पास एक्सेल फाइल में रखा हुआ है या CSV फाइल में रखा हुआ है तो उसको कैसे लोड करते हैं और फिर उस पर स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप डेटा को खुद से नहीं बना रहे होते हैं, डेटा आपके पास पहले से ही होता है और जनरली वो एक्सेल फाइल या CSV फाइल में रखा होता है। वो आपको लोड करना और उस पर आपको स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है। फाइन, वो कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमारे पास और उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का नाम है पांडास। सबसे पहले क्या करेंगे, पांडास नाम की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज PD। अब आपके सिस्टम में कोई एक्सेल फाइल होनी चाहिए, तो मैं आपको डेटा सेट अभी क्लास के बाद मेल करूंगा। तो वो डेटा सेट मैं आज क्लास में यूज़ कर रहा हूँ अभी, है ना, तो यही मैं आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। फाइन। मेरे लैपटॉप में हमने C ड्राइव के अंदर डेटा सेट फोल्डर में ये कुछ फोल्डर्स हैं। इसमें एक एनालिसिस फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं अलग अलग तरह की। तो जिस फाइल को अभी हम यूज़ करेंगे वो हमारा है movies_sheets और ये एक एक्सेल फाइल है। ठीक है, अब इस एक्सेल फाइल को अगर मैं ओपन करूं तो ये इसमें 3 शीट हैं। एक शीट ये है, दूसरी शीट ये है, तीसरी शीट ये है। तो एक्सेल फाइल में कई सारी शीट्स हमारी हो सकती हैं। तो अगर मुझे पाइथन के कोड से एक्सेल फाइल को रीड करना होगा तो क्या हम करेंगे उसकी बात करते हैं। कोड में आएंगे, पांडास के अंदर एक रेडीमेड फंक्शन है जिसका नाम है read_excel। और read_excel फंक्शन आपसे एक्सेल फाइल का कंप्लीट पाथ पूछेगा, कहाँ वो रखी है, पूरा पाथ आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, और अगर आपकी एक्सेल फाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रखी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स जिस डायरेक्टरी से जुपिटर आप लॉन्च करते हैं उसी में रखी हुई है, तो फिर आपको पूरा पाथ लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं। तो मेरे लैपटॉप में मैंने C ड्राइव के अंदर डेटा सेट फोल्डर बनाया हुआ है और इस डेटा सेट फोल्डर के अंदर एक एनालिसिस फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर फाइल रखी है movies_sheets.excel। ये कंप्लीट पाथ मैंने यहाँ पर दे दिया। अब आप इस कोड को जब अपने सिस्टम पर रन कराएंगे तो अपने सिस्टम में आप डेटा सेट जो मैं आपको शेयर करूंगा आफ्टर क्लास कहाँ रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये पाथ यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये हमें इस फाइल को रीड करके जब वापस करेगा तो किस टाइप में रखेगा, लिस्ट में रखेगा, टपल में रखेगा, सेट में रखेगा, नंपाई एरे में रखेगा, किस में रखेगा। तो आंसर आता है, जब भी स्ट्रक्चर डेटा पाइथन के अंदर हम लोग रीड करते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सूटेबल डेटा टाइप है उसका नाम होता है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम एक डेटा टाइप है, जैसे नंपाई एक टाइप है, लिस्ट एक टाइप है, टपल एक टाइप है, इसी तरह से डेटा फ्रेम एक टाइप है। तो read_excel फंक्शन क्या करेगा, इसके डेटा को रीड करके डेटा फ्रेम में स्टोर करेगा और आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, लाइक एक्स वेरिएबल मैंने बना लिया। अभी जो एक्स वेरिएबल है अगर आप इसका टाइप पता करें, टाइप ऑफ एक्स, तो ये लिस्ट टपल सेट नंपाई एरे नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा डेटा फ्रेम टाइप का वेरिएबल होगा। तो जनरली प्रोग्रामर इसका नाम DF रखना पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप कहीं गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं किसी इंटरव्यू बैठे होंगे तो ये अब एक कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन का वर्ड हो गया DF, जबकि ये कोई कीवर्ड नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल है जिसका मतलब है कि इस वेरिएबल में जो आया हुआ है वो एक डेटा फ्रेम।
हम भी इसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम रीड अंडरस्कोर एक्सेल फंक्शन को अपनी एक्सेल फाइल का पाथ पास करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेल फाइल में 3 शीट है, हर शीट के अंदर कुछ रोज हैं या कॉलम्स हैं। तो इसने जब ये रीड किया तो कौन सी वाली शीट का डेटा रीड करा? भाई एक्सेल फाइल में तो कई सारी शीट हो सकती है ना, तो आपने नहीं बताया। जब आप नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले वाली शीट का डेटा रीड कर लिया जाता है और वो डेटा हमारा डीएफ के अंदर आ गया। अब आप ये पता करना चाहते हैं कि जो एक्सेल फाइल की आपने शीट लोड करी है, आपने नहीं बताया कौन सी शीट आप लोड करना है एक्सेल फाइल की, तो बाय डिफॉल्ट पहले वाली रीड कर लेगा। अब आपको पता करना है कि कितने रोज कितने कॉलम्स हैं उस एक्सेल फाइल की शीट में। तो डेटा फ्रेम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है शेप। शेप प्रॉपर्टी का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम में कितनी रोज कितने कॉलम्स आए हैं। 1338 रोज हैं एंड 25 कॉलम्स हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो सारा डेटा जो डेटा फ्रेम में आ गया है उसको प्रिंट कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ डीएफ लिखकर प्रिंट कर दीजिए, ठीक, और आपका ये डेटा यहाँ पर आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहली रो है इंटॉलरेंस लव्स स्ट्रगल थ्रू आउट द एज। अगर यहाँ पर देखें तो यही है पहला वाला, ठीक है। इस वाली शीट का पहला डेटा अगर देखो तो वही कुछ ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रीड हो जाता है। अब सपोज करिए मैं चाहता हूं कि सर पहले वाली शीट रीड नहीं होनी चाहिए, दूसरी वाली होनी चाहिए, ये वाली, तो कहीं तो कुछ बताना पड़ेगा ना। तो रीड एक्सेल फंक्शन को इस वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं और इसको दोबारा लिखते हैं और इसमें एक आर्गुमेंट पास करेंगे जिसका नाम है शीट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर आप शीट का नाम लिखेंगे 200S, जो भी आपने नाम लिखा है। आपने इसका नाम ABC लिखा है तो आप ABC लिखेंगे। जो भी रीड करना चाहते हैं उस शीट का नाम आप यहाँ लिख देंगे, लिख दिए एज ए स्ट्रिंग। अब दूसरे वाली शीट में कितना रोज कितने कॉलम से पता चल जाएगा। 2100 रोज 25 कॉलम्स, ये आपका, ठीक है। अब ये जो शीट नेम आर्गुमेंट है इसका कहना यह है कि आप मुझे शीट का नाम बताएंगे तो स्ट्रिंग बताएंगे, और आप चाहो तो मुझे सीट का इंडेक्स दे सकते हैं। आर्गुमेंट वही है शीट अंडरस्कोर नेम, लेकिन इस बार आप इंडेक्स देंगे क्या मानते हुए? सबसे पहली शीट का इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये सेकंड पोजीशन की शीट को रीड कर लेगा, और अगर आपने ऐसा कोई पोजीशन लिख दिया जहां पर शीट एग्जिस्ट नहीं करते तो एरर भी आ जाएगी। इसमें 1604 रोज एंड 25 कॉलम्स। एक्सेल फाइल को अब आप रीड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी अगर एक एक्सेल फाइल मैं बनाता हूं मैन्युअली, तो कि इसमें कुछ नया मुझे आपको सिखाना है। एक एक्सेल फाइल और देखिए, और इस एक्सेल फाइल में शीट 1 है, बस एक ही शीट है, ठीक है। अब शीट पर हम काम नहीं करेंगे। तो अब इस वाली एक्सेल फाइल को अगर मैं रीड करूंगा तो आपको कुछ अजीब सा लग सकता है। क्या वो अजीब लगेगा उसकी बात कर। तो इस बार जो एक्सेल फाइल पढ़नी है उसका नाम है test.xlsx। तो ये नया वर्जन है एक्सेल फाइल का और ये पुराने वर्जन की फाइल है, दोनों ही एक्सेप्ट होंगे। शीट नेम जब आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सबसे पहले शीट को रीड करता है। ये बता रहा है 2 रो हैं और 3 कॉलम है। एक बार लगेगा ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब आप जाकर देखोगे तो आप बोलोगे ये तो गलत बता रहा है। 3 तो रो हैं और 3 कॉलम है।
और ये बता रहा है कि नहीं भाई 2 रो हैं और 3 कॉलम। अब जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे तो आपको एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब आप रीड एक्सेल फंक्शन से किसी भी एक्सेल फाइल को रीड करते हैं तो उस एक्सेल फाइल की जो सबसे पहली रो होती है वो हमारा डेटा फ्रेम का हेडर बन जाती है। डेटा फ्रेम का हेडर, हेडर का मतलब जहां पर कॉलम के लेबल्स लिखे जाएंगे, वो बन जाती है। ये बहुत बड़ी फाइल थी तो आपको पता नहीं चला, लेकिन यहाँ भी ऐसा हुआ था। अगर मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो पहली रो में ऑलरेडी एक हेडर था, इसलिए आपको पता नहीं चला, ठीक है। लेकिन अगर मेरी पहली रो में ही इंफॉर्मेशन है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल इस बात को नहीं जानता कि आपकी पहली रो एक्सेल फाइल में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है या हेडर कंटेन करती है। वो पहली रो को हेडर बनाएगा ही बनाएगा। तो ये कोइंसिडेंस था कि एक्सेल फाइल में भी पहली रो हेडर थी और मेरा रीड एक्सेल फंक्शन भी पहली रो को हेडर ही बनाता है। लेकिन इस सिचुएशन में अब हमें कुछ सीखना पड़ेगा। मान लीजिए जो एक्सेल फाइल मुझे कहीं से मिली है उसमें पहली रो पे ही इंफॉर्मेशन है, उसमें हेडर है ही नहीं, है ना। तो उस केस में मैं इंफॉर्मेशन लॉस नहीं करना चाहता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्गुमेंट यूज करेंगे जिसका नाम होगा हेडर इक्वल टू नन। जब आप हेडर इक्वल टू नन लगा देते हैं, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो पहली रो आपके डेटा फ्रेम की पहली रो बनेगी, ठीक है। अब हेडर फर्स्ट रो नहीं बनता। अगर फर्स्ट रो इस फाइल की हेडर नहीं बनेगी तो फिर हेडर क्या बनेगा? डिफॉल्ट हेडर 0 1 2 ऐसे करके दे दिया जाएगा। अब 3 रो 3 कॉलम, तो जो शेप है वो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर रहा है, उसमें हेडर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब अगर आपकी एक्सेल फाइल में डेटा छोटा लिखा है, बहुत ज़्यादा रोज बहुत ज़्यादा कॉलम्स नहीं है, तो हम हेडर इक्वल टू नन कर रहे हैं, इसका मतलब पहली रो को हम हेडर नहीं बना रहे हैं और डिफॉल्ट हेडर 0 1 2 आ जाएगा। हम ये भी नहीं चाहते कि डिफॉल्ट 0 1 2 आए, हम चाहते हैं हम जो हेडर देंगे वो आ जाए। तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा जिसका नाम है नेम्स, सॉरी आर्गुमेंट नेम्स। और लिस्ट में आप क्या दे सकते हैं, अपने हेडर का लेबल्स दे सकते हैं, कौन कौन से लेबल्स होंगे हेडर में। तो ये थोड़ा पुअर चॉइस होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि जहां से एक्सेल फाइल आई है उसमें कौन सा कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बस अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए ये सही ऑप्शन है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जहां से भी एक्सेल फाइल आपको मिलेगी वहां पर उसने ही खुद हेडर बनाए होंगे, क्योंकि अगर मान लो 100 कॉलम्स हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा इस कॉलम में क्या लिखा है, ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मोस्टली आपको डेटा जब मिलता है तो विद हेडर मिलता है। अगर छोटा मोटा कॉलम्स के साथ डेटा मिल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर उसमें हेडर नहीं है। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया ये नेम है किसी का, और ये मान लीजिए किसी का एज है, देखने में लग रहा है इसलिए, और ये मान लो किसी का मार्क्स। तो ये नेम बन गया, ये एज बन गया, हमारा मार्क्स बन गया। एक्सेल फाइल को अब हम रीड आसानी से